कैसे हैं दोस्तों। आप सबों को आज नवरात्रि का पहला दिन है। आप सबों को दशहरा पूजा की बहुत बहुत शुभकामना है। और आज पहले दिन से ही नवरात्रि का हम लोग क्लास 10th के लिए अच्छी तैयारी करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो आप सबों के लिए हम एक नोट्स तैयार करके आए हैं, जो कि आप पीछे देख रहे हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद, जो कि क्लास 10th का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। तो उसको हम कवर करने वाले हैं। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, जो शुरुआत से जो भी क्वेश्चन बनेगा, वो सब हम आपके बीच नोट्स तैयार करके आए हैं। आप देख सकते हैं, है ना। तो हम आपको एक एक करके क्वेश्चन बोलेंगे और आप कलम कॉपी लेकर आराम से बैठ जाइए, क्योंकि अब एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में, है ना। क्योंकि आपको पता है कि 50-60% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं। तो अब आप लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम आपके साथ हैं, है ना। अब आप हमारे साथ हैं कि नहीं पता है, लेकिन हम आपके साथ हैं। तो हम आपके लिए लेके आए हैं। आप कॉपी कलम लेके तैयार हो जाइए। और आपको लगे कि हम ज़्यादा फास्ट चल रहे हैं, तो वीडियो को रोक कर आराम से फ्यूज करके लिख सकते हैं, है ना। अगर हम फ्यूज हो जाएं और धीरे धीरे स्लो मोशन में चलें, तो लोग हमारे वीडियो नहीं देखेगा, भाग जाएगा कि बड़ी धीरे धीरे बोलता है। इसलिए आप रोक कर वीडियो लिख सकते हैं। तो चलिए, यूरोप में राष्ट्रवाद हम लोग ये जानेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे पैदा हुआ, है ना। शुरुआत से क्या कहानी रही, वो सब ऑब्जेक्टिव के माध्यम से हम एक क्वेश्चन के लिखेंगे, है ना। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनता है कि आधुनिक युग में राजनीतिक जागृति का प्रतिफल क्या है। आधुनिक युग में राजनीतिक जागृति का प्रतिफल क्या है, जिसका आंसर होगा राष्ट्रवाद का प्रचलन। जी हाँ, राष्ट्रवाद का प्रचलन। और आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है, इस दुनिया में राष्ट्रवाद का प्रचलन सबसे पहले कहाँ हुआ। इस दुनिया में राष्ट्रवाद का प्रचलन सबसे पहले कहाँ हुआ। तो इसका आंसर आपको होगा यूरोपीय जगत में, है ना। जी हाँ, यूरोपीय जगत में सबसे पहले राष्ट्रवाद का प्रचलन हुआ था। तीसरा क्वेश्चन है, यूरोपीय जगत में राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रचलन कब हुआ। यूरोपीय जगत में राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रचलन कब हुआ, जिसका आंसर है 18वीं सदी के मध्य में। 18वीं सदी के मध्य में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रचलन किस ऐतिहासिक घटना के फलस्वरूप हुई थी। राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रचलन किस ऐतिहासिक घटना के फलस्वरूप हुई थी, जिसका आंसर होगा फ्रांस के राजक्रांति, है ना। हाँ, फ्रांस के राजक्रांति। फ्रांस की राजक्रांति के बाद जब वहाँ गणराज्य की स्थापना हुई, तब इस गणराज्य का प्रधान कौन बना। जब फ्रांस की राजक्रांति के बाद वहाँ गणराज्य की स्थापना हुई, तब इस गणराज्य का प्रधान कौन बना, जिसका आंसर होगा नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट। अगला क्वेश्चन लिखिए, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का शासक कब बना, है ना। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का शासक कब बना। 1804 में। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का शासक बना था। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में पुनः राजतंत्र की स्थापना किसने किया। फ्रांस में पुनः राजतंत्र की स्थापना किसने किया, जिसका आंसर होगा नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है ना। नेपोलियन बोनापार्ट ही पुनः दास प्रथा की शुरुआत की थी। चलिए, फ्रांस में पुनः दास प्रथा की शुरुआत किसने की। फ्रांस में पुनः दास प्रथा की शुरुआत किसने की, तो इसका भी आंसर होगा नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट। अगला क्वेश्चन है आपके लिए,
नेपोलियन के नाम से यूरोपीय जगत में कौन सा युग चला? नेपोलियन के नाम से यूरोपीय जगत में कौन सा युग चला? तो जाहिर सी बात है नेपोलियन युग। नेपोलियन के नाम से नेपोलियन युग न चलेगा और क्या चलेगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय जगत में नेपोलियन युग कब तक कायम रहा? यूरोपीय जगत में नेपोलियन युग कब तक कायम रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1804 से लेकर 1814 ईस्वी तक। 1804 से 1814 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है, जब नेपोलियन युग का अंत हो गया तब यूरोप के सभी शक्तिशाली राष्ट्रों का एक सम्मेलन कहाँ हुई या कहाँ बुलाई गई, है ना। फिर से सुन लीजिए, जब नेपोलियन युग का अंत हो गया तब यूरोप के सभी शक्तिशाली राष्ट्रों का एक सम्मेलन हुआ, जो कहाँ पर हुआ, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा वियना। वियना जो अभी ऑस्ट्रिया के राजधानी है। पहले वियना था जगह के नाम, जो अब फिलहाल में वर्तमान में ऑस्ट्रिया के राजधानी है ना। वियना सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया था? वियना सम्मेलन का जो सम्मेलन हुआ था वियना में, उसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया था। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया था। शक्तिशाली यूरोपीय राष्ट्रों की वियना सम्मेलन कब हुई थी? शक्तिशाली यूरोपीय राष्ट्रों की वियना सम्मेलन कब हुई थी? आंसर हो जाएगा आपका 1815 में, 1815 ईस्वी में। यूरोपीय जगत में नेपोलियन युग के बाद किस युग की शुरुआत हुई? नेपोलियन युग के बाद कौन सी युग आई, है ना। तो फिर हो जाएगा मेटरनिख युग। मेटरनिख युग, जो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने वियना के जो सम्मेलन को नेतृत्व किया था, वही युग यूरोपीय जगत में नेपोलियन युग के बाद मेटरनिख युग आया। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय जगत में मेटरनिख युग कब तक कायम रही? यूरोपीय जगत में मेटरनिख युग जो है कब तक कायम रही, है ना। अब कोई युग हमेशा के लिए थोड़ी हो जाएगा। अब सबका दौर पारे पार ना आता है। आज आपका दौर है, कल मेरा दौर होगा, परसों किसी और का दौर होगा, है ना। तो वही है, यूरोपीय जगत में मेटरनिख युग कब तक कायम रही? तो ज़्यादा नहीं, 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक। काफ़ी लंबा युग चला दिया ना। 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक। ये नहीं है कि ठीक था, अपन नाम से वो युगे बना देता था। हमने अपन नाम से तो वो यूट्यूब चैनलों नहीं बना पाते हैं, बनाऊ देते हैं तो जल्दी चलवे नहीं करता है। नेपोलियन बोनापार्ट के बाद किसे फ्रांस का शासक बनाया गया? नेपोलियन बोनापार्ट के बाद किसे फ्रांस का शासक बनाया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा लुई 18वां। लुई नामों ऐसा रखता है कि लुई छुई मुई, ठीक ना, लुई 18वां। अगला क्वेश्चन होगा आपका, फ्रांस में सम्राट की ओर से संवैधानिक घोषणा पत्र कब जारी किया गया? फ्रांस में सम्राट की ओर से संवैधानिक घोषणा पत्र कब जारी किया गया? इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 जून 1814 ईस्वी में। 2 जून 1814 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के किस शासक ने समान नागरिक संहिता लागू किया? फ्रांस के किस शासक ने समान नागरिक संहिता लागू किया? तो वही लुई 18वां जो शासक बना। देखिए, हर एक क्वेश्चन आपको आप किताब में पढ़ के ढूंढ लीजिएगा या फिर किसी भी टीचर से पूछ लीजिएगा, आपको हम एक भी क्वेश्चन बिना छोड़े सबको पकड़ कर लेके चल रहे हैं, ठीक ना। एक एक बारीकी से, बहुत मेहनत लगा है क्वेश्चन बनाने में, एक एक बारीकी से हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए हैं। प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, है ना। जब हम आपके लिए इतना मेहनत कर सकते हैं तो आप तो मेरे लिए इतना कर ही सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हो गया आपका, फ्रांस में लुई 18वां के बाद कौन शासक बना? बताए ना
कि सबके समय बराबर नहीं रहता है, आप 20 हैं तो आपसे भी 21 कोई है, ठीक ना। तो फ्रांस में लुई 18वां के बाद कौन शासक बना, तो चार्ल्स 10वां। चार्ल्स 10वां। फ्रांस के किस शासक ने समान नागरिक संहिता में कुछ परिवर्तन किया। अब ओकरा में वैष्णव बैठा रहता है जो घूर पेच करेगा कि बढ़िया नहीं बढ़िया है, इसको हटा के इसको जोड़ा जाए, है ना। तो फ्रांस के किस शासक ने समान नागरिक संहिता में कुछ परिवर्तन किया, तो वही चार्ल्स 10वां, ठीक ना, चार्ल्स 10वां या 10वां। फ्रांस के किस शासक ने राष्ट्रीयता और जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का प्रयास किया। फ्रांस के किस शासक ने राष्ट्रीयता और जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का प्रयास किया। बड़ा खचड़े था कार्य। चार्ल्स 10वां, इसका आंसर होगा चार्ल्स 10वां। ये बुड़बक राष्ट्रीयते एकते और जनतंत्रवादी भावनाओं के कुचल रहा है, ऐसा शासक। अगला क्वेश्चन है, अब वो कुचल रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, फ्रांस के किस शासन ने अपने शासन काल में संवैधानिक लोकतंत्र की राह में कई गतिरोध उत्पन्न किए। संवैधानिक लोकतंत्र की राह में और कौन हो सकता है, फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। फ्रांस के किस शासन ने अपने शासन काल में संवैधानिक लोकतंत्र की राह में कई गतिरोध उत्पन्न किए। फ्रांस के किस शासक ने, है ना। तो ये भी हो जाएगा चार्ल्स 10वां। चार्ल्स 10वें शब्द। अगला क्वेश्चन है, चार्ल्स 10वां किस प्रतिक्रियावादी व्यक्ति को अपना प्रधानमंत्री बनाया। चार्ल्स 10वां किस प्रतिक्रियावादी व्यक्ति को अपना प्रधानमंत्री बनाया। इसका आंसर हो जाएगा पोलिग्नेक। पोलिग्नेक। किसने लुई 18वां द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना किया। अब किसने लुई 18वां द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना किया। तो इसका आंसर हो जाएगा पोलिग्नेक। चार्ल्स 10वां के प्रधानमंत्री पोलिग्नेक। अगला क्वेश्चन है, चार्ल्स 10वां कब अपने 4 अध्यादेशों द्वारा उदार तत्वों की गला घोटने की प्रयास किया। समझे, चार्ल्स 10वां कब अपने 4 अध्यादेशों द्वारा उदार तत्वों की गला घोटने की प्रयास किया। इसका आंसर हो जाएगा 25 जुलाई 1830 ईस्वी में। 25 जुलाई 1830 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में कब गृह युद्ध प्रारंभ हो गए। फ्रांस में कब गृह युद्ध प्रारंभ हो गए। अपने में, गृह युद्ध का मतलब कि आपन में। 28 जुलाई 1830 ईस्वी, 3 दिन बाद। 25 जुलाई के 3 दिन बाद 28 जुलाई 1830 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, चार्ल्स 10वां गृह युद्ध से भयभीत होकर फ्रांस की राजगद्दी छोड़कर कहां पलायन कर गए। अब देखो, भाग गया डरे। चार्ल्स 10वां गृह युद्ध से भयभीत होकर, अब देखा कि अब अपने में ही अफरा तफरी में मचावे लगा, अब भयभीत हो गया और वहां से भाग गया। तो वही कह रहा है कि फ्रांस की राजगद्दी छोड़कर कहां पलायन हो गया। इंग्लैंड, सीधे इंग्लैंड भाग गया। समझे। अगला क्वेश्चन है, चार्ल्स 10वां के बाद किस व्यक्ति को फ्रांस का शासक बनाया गया। अब आप घर के मालिक भाग जाएगा तो कोई मालिक रहेगा तभी ना घर चलेगा जी, है ना। तो इसीलिए चार्ल्स 10वां के बाद फ्रांस का एक नया शासक बना जिसका नाम था लुई फिलिप, ठीक ना। इसका कुछ बढ़िया नाम है, लुई फिलिप। अगला क्वेश्चन है, लुई फिलिप अपने विरोधियों को खुश करने के लिए कौन सी नीति अपनाए। यह होशियार है,
ये देख रहा कि हमारा विरोधी है ना तो उसको कुछ देख रहा कि कैसे खुश होगा, वो जैसे खुश होगा उसको खुश करता था। तो वही बोल रहा है कि लुई फिलिप अपने विरोधियों को खुश करने के लिए कौन सी नीति अपनाते थे? स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति। स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति अगला क्वेश्चन है, और जो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ना। फिर अगले वीडियो में और क्वेश्चन, ये पार्ट 1 हो जाएगा वीडियो, और पार्ट 2 में अगला क्वेश्चन। एक ही वीडियो में सारा क्वेश्चन दे देंगे तो आपको भी बोरिंग महसूस होगा, है ना। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, चैप्टर का नहीं, समझे। अगला वीडियो में इससे आगे जो है 30 के बाद 31 से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। तो लास्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन नंबर, लुई फिलिप किस कट्टर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति को अपना प्रधानमंत्री बनाया? कट्टरवादी, एकदम सीधे बातें करेगा एक से। लुई फिलिप किस कट्टर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति को अपना प्रधानमंत्री बनाया? इसका आंसर हो जाएगा गीजो। और कब बना था? तो 1840 में। गीजो और कोस्ट में कर दीजिएगा 1840 ईस्वी, है ना। तो ठीक है, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।